तो आज मैं या आप बैठे हैं या हमारे व्यूअर्स हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए सनातन क्या है? देखिए, हर एक व्यक्ति का एक अलग मानना हो सकता है। हुँ। मेरे लिए मेरा धर्म ही सनातन है। तो मैंने एक चीज़ सुनी है कि जो रियल एस्टेट में आता है वो करोड़पति बन जाता है। इसके पीछे क्या सच्चाई है या मुझे एक मिथ लगता है या लोगों को गुमराह किया जाता है? मिथ तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें 100% सच्चाई है। आपने अपनी ज़िंदगी का वो सबसे ज़्यादा रिस्की भरा टाइम कौन-सा रहा कि जहाँ आपने अपने फाइनेंस को प्रॉपर इन्वेस्ट कर दिया? मेरा सबसे ज़्यादा जो रिस्की समय रहा है, वो रहा है 2021 और 22। इस समय मेरे जीवन में एक अलग ही प्रकार से एक मोड़ आ गया था। जैसे आप क्वालिटी या फिर प्रॉफिट, आपका झुकाव किस तरफ रहता है? मेरा सबसे ज़्यादा झुकाव जो रहता है, वो रहता है क्वालिटी। तो सर एक चीज़ और, जैसे अगर जो यंगस्टर है उनकी जो इनकम आती है, तो आपकी उन्हें क्या एडवाइस रहेगी कि वो किस में इन्वेस्ट करें? लैंड में करें, फ्लैट में क्या करें या फिर अपने बिजनेस में करें? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। जैसे कि आप हमारे हर एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो आज का एपिसोड बेहद खास है कि आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट पर, कि रियल एस्टेट में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज रियल एस्टेट की बात आती है, बहुत सारे बिल्डरों का नाम सुना होगा, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल के एक ऐसे बिल्डर जिन्होंने एक बहुत कम एज में ही एक ऐसा सफर स्टार्ट कर दिया था, और उन्हें लोग कहते हैं भोपाल का यंग पावर हाउस बिल्डर। कह सकते हैं कि एक छोटी सी एज में अपना एक नाम कमाना, और साथ में एक आपने हमेशा बिल्डर की कहानी रियल एस्टेट से रिलेटेड तो सुनी है, उसके पीछे क्या-क्या स्ट्रगल्स आते हैं। और साथ में आज के पॉडकास्ट में हम बात करें अध्यात्म पर। अध्यात्म क्या है? सनातन क्या है? क्या सच में एक सनातनी एक आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कि कौन व्यक्ति आस्तिक होता है, नास्तिक होता है। धर्म की बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं। आज के पॉडकास्ट में आपके मेरे फेवरेट प्रेमानंद जी पर भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि ये एपिसोड बेहद खास है। क्योंकि स्टार्ट तो हो रहा है रियल एस्टेट पर और खत्म होगा धर्म पर और अध्यात्म हमारी गीता पर। तो बहुत प्यारा पॉडकास्ट होने वाला है। तो प्लीज जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रियल एस्टेट की एक नई सोच, एक नई पहचान, शुभम पाटीदार सर। तो स्वागत करते हैं उनका, एक नई सोच के साथ आए हैं अभी। तो वेलकम है सर आपका। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक बहुत छोटी सी उम्र में, एक कहते हैं ना कि एक नया मुकाम आपने हासिल किया, एक नया रास्ता आपने चुन लिया कि मुझे एक बिजनेस करना है, और ऐसा बिजनेस करना है जहाँ स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है पर सक्सेस भी बहुत अच्छी मिलती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपसे। मेरा जो बिजनेस मैंने जो अपने दिमाग में एक माइंडसेट किया था कि मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस करना है। हम्म। तो इस बिजनेस से लेके मुझे ये था कि इस बिजनेस के अंदर जो रिटर्न है वो बहुत जल्द मिलता है। हम्म। आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार अगर स्ट्रगल हो गया, स्ट्रगल करने के बाद में जब आपकी जब वो चीज़ें लाइन से निकलती है ना, तो आप हर प्रकार से हर स्थिति को मजबूत पाते हैं। तो बिल्कुल। रियल एस्टेट में अर्निंग के साथ साथ थोड़ा-सा आपका नाम भी है, आपकी एक पहचान भी है। ये एक आपको एक अलग प्रकार की पहचान देती है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है कि बिल्डर को एक अलग निगाह से देखता है। हम्म। अच्छा, कुछ जगह बिल्डर की निगाह है, मतलब बिल्डर की जो भी इमेज है, वहाँ कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव क्रिएट हो मतलब जाते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति से अपन बोलते हैं कि यार एज़ अ बिल्डर मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। तो पता लोग अरे यार बिल्डर है, पक्का गुंडा होगा। हम्म। ये वाली इमेज तो बिल्डर की होती है, लेकिन मैंने अभी तक जहाँ 2017 से लेके आज 2026 के आसपास का समय है, जी। तो एक नई सोच के साथ मैंने काम किया है। एज़ अ फैमिली रिलेशन लोगों के साथ बनाकर काम किया है। हम्म। तो एक अच्छी-सी इमेज मैं अपनी बना पाया हूँ भोपाल के अंदर, और अब पूरे पैन इंडिया जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। धीरे-धीरे कुछ जगह पे सेटअप मेरे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस बिज़नेस को और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अगर मैं बात करूं शुभम सर की, जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपने 21 साल की एज में एक बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात आती है कि आपने स्टार्ट किया है, पर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हमारे माइंड में बहुत सारा ऐसा विचार आते हैं या थॉट्स ऐसे चलते हैं कि यार ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत डर लगता है। तो ये जो फीलिंग थी, या आपने फेस की उस टाइम, आपका क्या एक थॉट प्रोसेस था उस टाइम पर?
ये हर किसी के मन में चलता है। हम्म, मतलब अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि स्पेशली मेरे मन में ये थॉट आया था, तो भारत का हर वो एक नागरिक जो नया काम करता है, हम्म, उसके मन में ये चीज सबसे पहले आती है कि ये काम मैं करूंगा तो ये सक्सेस होगा या या नहीं नहीं होगा। होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में ये चीजें नहीं आती होगी। मतलब मेरी श्योरिटी ये है, 101% मैं श्योर हूँ कि हर व्यक्ति के मन में ये चीज आती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे नुकसान ना हो जाए, इससे मेरे करियर ना बर्बाद हो जाए। हर व्यक्ति के मन में वो सोच आती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे मन में भी वो चीजें आई। लेकिन पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है हम्म, आगे, लेकिन खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं 21 साल की उम्र में इस बिजनेस में आगे बढ़ गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात आती है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? कि आपको फैमिली ने सपोर्ट किया या उनका क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी तो पढ़ लो, मना किया, कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखा उन लोगों ने? फैमिली का मैं आपको बताऊं, हमारे फादर और मदर जो भी मेरे फैमिली में मेंबर हैं, उन लोगों ने तो कभी हमसे ये तक नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस उनका तो ये था कि हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल गए हो, घर आ गए हो। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, ये भी उनने नहीं पूछा। हम्म, फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ में, मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे। मैं आपको एक उसमें बता दूं कि मेरे जो बड़े भैया हैं, हम्म, वो पैसे से चार्टेड अकाउंटेंट है भोपाल के अंदर, ओके, और मोस्ट पावरफुल चार्टेड अकाउंटेंट में वो आते हैं। भोपाल में एक बहुत अच्छी सी जगह है, 10 नंबर स्क्वायर, हम्म, तो वहीं पे उनका ऑफिस है। और बहुत पावरफुल चार्टेड अकाउंटेंट है वो भोपाल के अंदर। हम्म, उन्हीं के सानिध्य में मैं पला बड़ा हुआ हूँ। तो उनने मुझसे बोला कि वो सीए फील्ड में थे, तो मुझसे बोला कि आप सीएस फील्ड में चले जाओ। जी, मैं सीएस फील्ड में गया, मैंने एक एग्ज़ाम भी, सीएस का फाउंडेशन का कोर्स होता है, पहली स्टेप होती है, वो क्लियर हम्म, किया। देन उसके बाद उनने ही मुझसे ये बोला कि यार, अब घर का एक व्यक्ति तो इस फील्ड में है, इसमें आप मत जाओ, आप दूसरी उसमें फील्ड में चले जाओ। उसमें और कभी दूसरी फील्ड के बारे में आपसे बाद में चर्चा करूँगा। जी, जी, तो मैंने फिर वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया। उस जो कंपनी सेक्रेटरी सीएस की जो एक पढ़ाई होती है, उसको मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद हम लोग मतलब मैंने रियल एस्टेट में काम किया, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रहा है, मेरे भैया का सपोर्ट रहा है मेरे साथ में। मतलब उनका ऐसा है कि मतलब मैं उन पे, मतलब मेरे भाइयों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और आज की डेट में ये होना चाहिए। आज की डेट में नहीं, युगों-युगों से ये चलता आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, भाई भाई का रिश्ता बहुत। श्री राम जी वनवास गए हुए थे, हम्म, तो लक्ष्मण जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उनके साथ चले गए। चल दिए, राइट। तो ऐसे ही मैं अगर संज्ञा देना चाहूँगा, तो मेरे भाइयों को यही संज्ञा देना चाहूँगा कि मेरा जो भाई है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, वो श्री राम से कम नहीं है। हम्म, मेरे से छोटा भाई है, वो लक्ष्मण से कम नहीं है। और अगर मेरे फैमिली में अगर मेरे भैया हो गए या मेरे भाई हो गए, उनने बोल दिया कि अगर आपने, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने देखा होगा कि हम्म, कुआँ है, कुएँ में पानी नहीं है, हम्म, ये मुझे दिख रहा है। जी, लेकिन मेरे भाई ने अगर उसमें देखा कि इस कुएँ में मैं देखता हूँ पानी है कि नहीं, मेरे भाई को दिखा कि इस कुएँ में पानी नहीं है। नहीं है, अगर मेरे भाई ने आके मुझसे बोला कि यार, इस कुएँ में बहुत सारा पानी भरा है, तू आँख बंद करके कूद जा, हम्म, जबकि वो मुझे दिख रहा है कि उसमें पानी नहीं है, पानी लेकिन नहीं, अगर मेरे भाई ने मुझसे बोला, तो मैं उस कुएँ में कूद जाऊँगा। क्या बात है। बिना सोचे समझे मैं उसमें कूद जाऊँगा, आगे परिणाम जो भी हो। तो इस लेवल तक का सपोर्टिव मेरी फैमिली और मेरे ब्रदर रहे हुए हैं, और आगे भी ऐसे ही वो मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। आज उन्हीं के कारण से मैं नोएडा में बैठ के आज आपके साथ में पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। क्या बात है! मतलब कह सकते हैं कि एक इतना प्यारा-सा बॉन्ड भाइयों के बीच में, कि आँख बंद करके आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि ये आम का पेड़ है, तो ये आम का पेड़ है। ये सही है, ये सही है। क्योंकि जब हम अपनी फैमिली में ट्रस्ट करते हैं, ये मेरा भी मानना है, तो आपको हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाते, वो आपको एक सही रास्ता देते हैं। बहुत अच्छा आपकी फैमिली, और बहुत अच्छा, और हर एक फैमिली को ऐसा सपोर्ट करना चाहिए, आप जैसी फैमिली हर किसी को मिलनी चाहिए। एक चीज़ और शुभम जी, जैसे अगर मान लेते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जब आपने स्टार्टिंग में काम किया, जब आपको जो पहली डील मिली और जो आपका पहला होता है ना कि हमारा पहला प्रोजेक्ट में हमने पहली डील किया, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन रहा और क्या फीलिंग थी उस टाइम पहली डीलिंग की? भारती जी, जब मैंने अपनी लाइफ की पहली डील की थी, हुँ, मुझे 2 दिन तक नींद ही नहीं आई थी। मैं सोच रहा था ये हुआ क्या? मैं तो ऐसे ही नॉर्मल निकला हुआ था। हुँ, हुँ, मैं हुँ। आपको एक इसके साथ एक किस्सा
आपके बिल्कुल बिल्कुल साथ सर। शेयर करना चाहता जी हूँ। जी जी। एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, एक फार्म हाउस का हमारा प्रोजेक्ट था, जहाँ पे हम एक प्रकार से लैंड डेवलप करके और लोगों को बेचते थे। जी। तो मतलब गर्मी का समय था, मतलब उस समय विंटर सीजन चल रहा था। तो होता है ना कि एकदम से दिन भर से धूप हो रही है और गर्मी हो रही है, तो शाम के टाइम पे एक अलग ही इन्वायरमेंट हो जाता है गर्मी के टाइम पे। तो हम लोग शाम को ऐसे ही घूमने के लिए निकले। तो ऐसे ही हम निकले तो मेरा एक दोस्त है, तो वो और मैं दोनों जा रहे थे कि यार चलो अपन शाम का टाइम हो गया है तो 6 बजे अपन लोग वहाँ बैठेंगे, वहाँ हम बैठ के जो भी बातचीत है हम लोग ऐसे ही डिस्कस करने के लिए अकेले और चले जाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हम लोग दोनों गए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक भोपाल के एक आईएएस थे। वो उस प्रोजेक्ट पे, हमारे प्रोजेक्ट से टहल रहे थे। तो मैंने देखा, तो अब वो प्रोजेक्ट था मेरा, लेकिन वो भी नहीं जानते, क्योंकि भोपाल एक छोटा सा शहर है। जी। वहाँ मतलब अब अपन आज यहाँ पे 25वें माले पे बैठे हुए हैं, लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं है। जगह बहुत है भोपाल को बढ़ने के लिए, और भोपाल भी एक प्रकार से एक हब बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खाली पड़ा हुआ है अभी। जी। तो हम वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानता था। वो उनकी पत्नी और वो दोनों घूम रहे थे, उनके साथ एक उनका इतना बड़ा डॉग था, उसको भी लेके आए हुए थे। मैं वहीं से गया तो यार हमारी प्रॉपर्टी में घूम रहे तो एक बार बात तो करना चाहिए, ये कौन है। राइट। तो मैं 5-10 मिनट तक तो देखता रहा। वो भी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या इनका मोटिव है यहाँ आने का। मैंने फिर डायरेक्टली जाके उनसे पूछा कि सर बताइए क्या काम है आपको। बहुत सरल स्वभाव से मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझे ऐसे देखा, वो ऊपर से लेके नीचे तक देखते थे। तो मैं उस समय वो जो मुपेट होता है अपना, उससे गया था वहाँ घूमने के लिए। उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक मुझे दिखा, तो कहना ये जो बगल में जो लैंड है ये हमारी लैंड है। उन्होंने वैसे ये बोला। मैंने सर अच्छी बात है। तो कहना ये किसका है, तो मैंने कहा सर ये मेरा है, यहाँ ये काम आप ही करा रहे हैं। मैंने कहा जी सर मैं ही करा रहा हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने उनका मुझे नाम बताया। मैं ओवर द कैमरा उनका नाम आपके सामने नहीं रख सकता। नहीं बिल्कुल सही बात है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। हाँ, तो उन्होंने फिर मुझसे ये बोला कि आप हमसे थोड़ा सा आइए घर पे मुलाकात कीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। रिटायर्ड है, हालांकि वो रिटायर्ड हो चुके थे। मैंने कहा जी सर हम आते हैं आपके घर पे। उनने अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दिया, मैंने अपना नंबर उन्हें दिया। बाकी 1-2 दिन तक तो उनका कोई कॉल नहीं आया। एक दिन अचानक से मेरा फ़ोन बजता है, तो मैंने फ़ोन उठाया, नंबर सेव था ही मेरे फ़ोन में। मैं गया, उनने फ़ोन लगाया मुझे, मैंने फ़ोन उठाया, उनने मुझे बुलाया, तो मैं उनके घर तक गया। तो उन्होंने मुझसे ये बोला, यार शुभम ये इतना एरिया मुझे चाहिए, आप किस रेट में आप मुझे ये एरिया देंगे? उस समय मेरा रेट जो था वो 350 और 400 के आसपास में था। मैंने सर ऐसे मजाक मस्ती में, मैंने कहा हो सकता है ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, या फिर या इनकी जमीन का रेट के लिए ये मुझसे बात कर रहे होंगे। तो मैंने एज यूजुअली उनसे ऐसा बोल दिया कि सर 600 रुपए में मैं आपको दूंगा। मतलब मोर देन 2 टाइम्स बढ़ा दिया आपने सर। हाँ। अरे क्या ना, वो देखो शुभम ऐसा उसमें अपने को नेगोशिएबल तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा सर अब आप जो आप बोल रहे हैं, जैसा भी आप बोल रहे हैं, तो ठीक है, क्या नाम, मैं 1-2 दिन में आपको बताता हूँ। उनने 1-2 दिन का समय भी नहीं लिया। उनने मुझे एक दिन फ़ोन लगाया। एक भोपाल में एक कैफ़े है, अरेरा क्लब करके एक जगह है, वहाँ पे उनने मुझे बुलाया। तो मैं उनसे मीटिंग करने के लिए गया। तो उनने मुझे जो रेट वहाँ नेगोशिएबल किया, तो उनने उनके मन से 500 रुपये बोल दिए। ओके। मेरे मन में तो उसी समय इतने बड़े-बड़े लड्डू फूट गए। क्योंकि हमारी जो चीज़ थी 100 और पहली डील। हाँ, पहली डील। मेरे मन मतलब इतने बड़े-बड़े लड्डू फूट गए मेरे मन में तो। मैंने कहा ठीक है सर, इतने में तो मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर भी मैंने उनसे ऐसा बोला कि सर मैं इतने में तो नहीं दे पाऊँगा। तो अरे नहीं, कहना क्यों नहीं दे पाओगे? मैंने कहा सर आप मेरा मान-सम्मान रख लीजिए, मैं आपके बेटे के ही समान हूँ। आप आपके मन से एक रेट और इसमें 600 और 500 के बीच में जो आप एक बोल दो, मैं उसको लॉक कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे फिर ऐसा बोला। तो क्या नाम, उनने बोला मुझसे कि ना चलो ठीक है, अपन
520 रुपए कर लेते हैं। मैंने नहीं सर आप एक काम कीजिए 560 पे लोग करिए बात खत्म। नहीं कहना 560 नहीं यार राउंडिंग में करो 550 कर दो। ओके। डील डन हुई। उनने मुझे तत्काल प्रभाव में चेक बना के दिया हम्म। वोटेवर अमाउंट भी। हम्म। मैं चेक लेके आया तो उस दिन 2 दिन कंटिन्यू भारती जी मैं सो ही नहीं पाया उस खुशी में। खुशी में बिल्कुल। फिर उस दिन मुझे पता चला कि रियल एस्टेट है क्या। इसलिए इस फील्ड को मैंने अभी तक नहीं छोड़ा और इन फ्यूचर भी मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात, अब छोड़ने की बात की है पर मैं अगर बात करूं शुभम सर, तो कोई ऐसा मोमेंट आया कि जब लगा कि अब मैं सब कुछ छोड़ के मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना? आया मोमेंट, ऐसा भी मोमेंट आया है भारती जी। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आ गई, कुछ मतलब मैंने आपको जैसे बताया कुछ सामाजिक क्लेश आ गए जीवन के अंदर और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो बिना चीजों के मतलब जो हम लोगों ने नहीं किया है उसको भी बनावटी दुनिया ने लोगों तक चीज़ों को फैला दी गई है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जीवन में जो नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही है, हम उसको सही मानते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ें अपने लिए दुष्परिणाम का कारण बन जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ मैं भी अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस किया मैंने भी अपने जीवन में, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। गिरूंगा गिरूंगा उठूंगा, लेकिन एक दिन फतेह जरूर हासिल करूंगा, ये मेरा मानना है। और यही मेरा हर एक यूथ के लिए भी लोगों, ये थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, यूथ के लिए मैसेज है। ये हर एक यूथ के लिए भी मैं यही मैसेज करूंगा कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और आप लोगों को मोटिवेशन के लायक मैं अभी नहीं समझता हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेशन करूँ या मोटिवेट करूँ या मोटिवेशन दूँ मैं आप लोगों को, इसके लायक तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। और अनंत काल तक मैं यही सोचूंगा कि मैं इस लायक अभी नहीं बना हूँ। राम जी की कृपा रही, श्री राम जी की अगर कृपा रही तो ऐसे ही चलता रहेगा, हम बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। क्या बात है, मतलब ये एक सोच भी होना बहुत बड़ी बात होती है कि आपने बातों बातों में लोगों को मोटिवेट भी कर दिया और कह दिया कि मतलब उसका श्रेय भी नहीं लिया। ये भी काबिलियत ही है लोगों के अंदर कि एक छोटी एज में काम शुरू करना, उसको एक सही मुकाम तक पहुंचाना। मुझे लगता है कि आज के जो यूथ है उसे समझना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि 21 साल की एज में आपको भी पता है कि आज का नया यूथ क्या कर रहा है और क्या कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। यूथ के लिए ये है कि हर एक समय होता है। मतलब मैं देखिए ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्टली 25 साल का हो गया हूँ। जिस नॉर्मल प्रक्रिया से हर व्यक्ति निकला है उसी नॉर्मल प्रक्रिया से हर वो व्यक्ति निकलेगा जो अभी इस पृथ्वी पे है, जो अभी नहीं है और जो आने वाला है। बिल्कुल, प्रोसेस वही है। प्रोसेस वही है। लेकिन अगर जो सोच 14 साल की जो आज के यूथ में 18 से 22 की उम्र में जो बिल्ड हो रही है, वो 14 साल की उम्र में अगर बिल्ड हो जाए वो चीजें, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने अपनी सोचों को परिवर्तित करके मार्केट में जो एनालिसिस किए हैं उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं यहाँ ये चीजें बोलूंगा, ये चीजें लोग देखेंगे, लोग ये बोलेंगे कि आप फोकट में ज्ञान दे रहे हो, आपके ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। यूथ यही बोलता है, यूथ यही बोलता है कि उनको उनकी जीवन जीने दो, हमारी लाइफ हम जिएंगे, हम कर लेंगे जो कुछ। जो 14 साल की उम्र में बिल्ड जो चीजें हो जाती है ना वो 20 तक हो जाती है। एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, बड़े बुजुर्ग पहले ही बोलते थे। हो सकता है हम लोग गांव का परिवेश हमारा रहा है जी जी। और गांव की माटी में हम पले बड़े हुए हैं, शहर की तो बस हमें हवा लगी है ना। और बेस तो देखो, बेस तो हमारा गांव का ही है, गांव ही है। बिल्कुल ऑर्गेनिक आहार लिया है हम लोगों ने। तो उसमें एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग हमारे पहले ही बोल के चले गए हैं, 20 बुद्धि 30 धन। इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति की 20 में बुद्धि बिल्ड होगी वो 30 में धन कमा ले। 30 में धन कमाने के उपरांत अगर वो निकलता है धन कमाने के लिए तो उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तो पहले लोग बोल गए 20 बुद्धि 30 धन। पहले भी देखा हुआ, आज से 50 साल पहले लोग ये बोलते थे कोई लड़का किसी प्रकार का यूथ कुछ गलत कामों में चला जाता था, जैसे कि
बहुत प्रकार के नशे हैं, बहुत उनमें अगर हाँ। चले जाता था तो लोग बोलते थे कि ना यार एक काम करो, हुँ, इसकी फटाक से शादी कर दो, हुँ, ये कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में रहेगा। तो वो ही सारी चीज़ें हैं। हुँ, तो 14 साल की उम्र में ही व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। 14 साल की उम्र में मुझे तो एंड्रॉइड फ़ोन नहीं मिला, हुँ, लेकिन आज की डेट की जनरेशन। जनरेशन को 14 साल की उम्र में एंड्रॉइड फ़ोन, आईफ़ोन, अब तो ना जाने क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो उनसे उन चीज़ों से ज्ञान की चीज़ लेके उसको उसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर बहुत सी हुँ, चीज़ें हैं यूट्यूब पे, आप जैसे चर्चित चेहरे भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी लेकर वो चलें तो यंगस्टर भी 25 साल की उम्र में मिलीनियर क्या बिलीनियर बन सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे फेस हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस चीज़ का सही यूज़ किया है। अगर जैसे हम हुँ, बात करें गैजेट्स, आज के तो छोटे बच्चे पैदा होते ही गैजेट्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। अब हम चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले मुझे शुभम सर, जैसे आपने रियल एस्टेट का कहते हैं ना, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें डोर टू डोर मेहनत करनी पड़ती है। जब आपने ये स्टार्ट किया, प्लॉट की सेलिंग की बात करते हैं या जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो जो आप जिसके भी पास जाते थे, उन लोगों का रिएक्शन क्या होता था? लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं उस टाइम पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ये जो फ़ील्ड है ना, हुँ, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। रियल एस्टेट फ़ील्ड में पेशेंस बहुत चाहिए। पेशेंस बहुत ज़्यादा। इसमें पेशेंस इसलिए चाहिए, ये टाइम टेकिंग चीज़ है। हुँ, अ, मैं किसी क्लाइंट को विज़िट कराता हूँ, मैं किसी क्लाइंट को विज़िट करा के आता हूँ, तत्काल में उसको फ़ोन लगाता हूँ, तो कभी तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, कभी फ़ोन उठा लेता, हाँ कहना ठीक है मैं बताता हूँ, कभी ये बोल रहा है, अरे यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। इस प्रकार के भी वो एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। हुँ, तो इसमें पेशेंस बहुत चाहिए क्योंकि एक समय रहता है इसका कि 1 या डेढ़ साल तक हुँ, मिनिमम आपको बहुत हार्ड वर्क चाहिए इस फ़ील्ड में और बहुत लोगों की चीज़ें भी सुनना पड़ती है। ईगो पे नहीं लेना पड़ता है इस काम में, मैंने ये देखा है अगर आपने ईगो पे ले लिया तो आप खत्म हो जाओगे इस फ़ील्ड में। तो हुँ, ईगो एक साइड रख देना है आपको, इस वाली फ़ील्ड में ईगो को एक साइड रख देना है। हुँ, तो बहुत प्रॉब्लम फेस की है मैंने भी इसमें। लोगों को फ़ोन किया, अपनी ही गाड़ी पे बिठाता था, साइड पे ले जाता था, उन्हें दिखाता था, फिर इवन किसी का लोन का अप्रूवल है कि यार हम तो लोन के उससे लेंगे, तो उनके घर पर भी गया मैं हुँ, कि सर आपके डॉक्यूमेंट दे दो, तो हम चेक करवा लेंगे। सारी चीज़ों की फैसिलिटी मैंने पहले फैसिलिटीज़ दी प्रोवाइड होंगी। कराई, ये 2017-18 की बात है, तो हुँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इस लाइफ में। क्या बात है! मतलब स्ट्रगल करके ही इंसान कुछ बन पाता है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। एक चीज़ और, जैसे आजकल मैं देख रही हूँ कहीं न कहीं रियल रियल एस्टेट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस सा लोग फेस कर रहे हैं। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है और लोग क्या फेस कर रहे हैं चैलेंजेस? देखिए, स्किम में तो ऐसा है कि कोई कभी किसी स्किम के बारे में सटीक जानकारी तो नहीं देगा हुँ, और कैमरे के सामने मैं भी नहीं दूँगा, हुँ, हुँ, है ना? लेकिन स्किम होते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। एज़ अ बिल्डर तो ख़ैर ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये करते हैं तो उसके ऊपर रेरा का डिपार्टमेंट आ गया है, हुँ, तो बिल्डर के ऊपर तो रेरा है। मैंने अभी आपके गुड़गाँव में अभी मैं निकल के ही आ रहा था, तो हुँ, एक बिल्डिंग पे एक मैंने देखा एक कोड लिखा मतलब उन्होंने बैनर लगा के रखा हुआ है हुँ, कि ये बिल्डर ऐसा है, इसका प्लास्टर गिरता है और ये बिल्डर सोता है। हुँ, बिल्डर का नाम भी उसमें मेंशन था। हुँ, तो सबसे पहली नज़र जब मेरी गई, हुँ, वो उसी चीज़ पे गई, बाकी बिल्डिंग पे मेरी नज़र नहीं गई। हुँ, क्यों? क्योंकि मैं उस फ़ील्ड से हूँ, तो मेरी न निगाह जो गई वो उसी बैनर के ऊपर गई। हुँ, उसपे अच्छा-सा बिल्डर के नाम के साथ लिखा था कि इस बिल्डिंग का प्लास्टर गिरता है और ये बिल्डर सोता है। सोता है। डेज़ जो भी बिल्डर का नाम है। हाँ, तो स्किम यहाँ वो कर सकते हैं, अगर इस चीज़ में स्किम किया जाए तो वो स्किम पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम ना के बराबर बची है क्योंकि भारत सरकार का जो रेरा डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और स्ट्रॉन्ग और होता जा रहा है पहले से। हाँ, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और लोगों की राहत देने के लिए वो काम कर रहा है, तो बिल्डर एसोसिएशन शब्द यूज़ नहीं करेंगे। हुँ, बिल्डर लोग भी थोड़े से उससे डरे हुए हैं, हुँ, तो स्कीम तो इसमें बहुत ना के बराबर है हुआ क्योंकि ज़मीनी विवाद आज की डेट में कोई नहीं करना चाहता क्योंकि ज़मीनी विवाद एक भारत का सबसे ऐसा बड़ा विवाद है, इसमें जान-माल की हानि हो सकती है। बिल्कुल। एक शुभम सर, मेरा एक पर्सनली, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, मास ऑडियंस है।
बहुत सब लोगों को ये नहीं पता कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर रखने चाहिए। एक छोटी-सी प्रॉपर्टी भी लेने जाते हैं, तो हमारे जो आज की बहुत सारे ऐसे मास ऑडियंस है या क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक छोटा-सा घर हम बना लें। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? एक ऐज़ आप मेरे सामने बिल्डर बैठे हैं, रियल एस्टेट का एक फेस बैठा हुआ है मेरे सामने, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी मास ऑडियंस है, जो इस चीज़ से गुज़र रही है, जैसे सब लोग कह देते हैं ये डॉक्यूमेंट्स पर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि व्यक्ति को अगर एक छोटी-सी प्रॉपर्टी लेनी है, तो क्या-क्या प्रॉपर प्रोसेस उसे करना चाहिए? प्रॉपर प्रोसेस में आप 3 या 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट उनसे बस ले लीजिए। जी। बाकी कुछ लोगों ने मिथ फैला रखे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सिर्फ़ नीड आपको 3 या 4 डॉक्यूमेंट की है। वो आप कौन-कौन से हैं? वो ले लें उनसे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हुँ, वो 4 डॉक्यूमेंट हैं, एक सबसे पहले आता है आपका कि रजिस्ट्री, हुँ, प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। हुँ, और दूसरा आता है कि आपके पास में टीएनसीपी, टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग जिसे बोला जाता है, एक हुँ, डॉक्यूमेंट वो है। फिर प्रॉपर्टी का रेरा हुँ, नंबर, ठीक है। ये तीसरा हो गया। और चौथे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट आता है विकास अनुमति। क्या बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी की हुँ, विकास अनुमति उसके पास है, जहाँ वो कॉलोनी डेवलप कर रहा है, हुँ, 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 तो उस कॉलोनी की उसने जैसे कि नगर निगम हो गया तो उससे अनुमति लेके रखी है या नहीं रखी है। बस ये 4 चीज़ें आप रखिए और देन उसके बाद आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ओके। तो शुभम सर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट सेफ है या फिर रिस्की हो सकता है इन फ्यूचर के लिए? प्रोजेक्ट सेफ और रिस्की 2 चीज़ों पे ही है। लेकिन ये हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि रिस्की कहाँ होगा, जहाँ लोकेशन गुड नहीं होगी, हुँ, और सेफ कहाँ होगा, जहाँ लोकेशन लोकेशन गुड। बहुत अच्छी होगी। तो सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोकस रहता है, वो रहता है लोकेशन पे। हुँ, तो जैसे कि मैं अभी ये पेन इंडिया की आपसे बात कर ही रहा था, जी, जी, जी। तो मैंने अभी यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी एक फ्लैट वाला, जैसे कि आज अपन यहाँ 25वीं मंजिल पे बैठे, तो मेरा एक ही ड्रीम हुआ करता था पहले हुँ, कि मैं भी अच्छे अपार्टमेंट बनाऊँ। हुँ, तो यहाँ जो अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, हुँ, तो उनको लेके मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हुँ। तो पेन इंडिया हम इस प्रकार से भी बिल्डरशिप में यहाँ भी अपना कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए रेडी है। क्या बात है! मतलब आप वो पहले से ही कांग्रेचुलेशन आप लेके आई है कुछ नया। एक चीज़ और शुभम सर जैसे आप क्वालिटी या फिर प्रॉफिट आपका झुकाव किस तरफ रहता है? मेरा सबसे ज़्यादा झुकाव जो रहता है वो रहता है क्वालिटी। जो प्रोजेक्ट मैं डिलीवर कर चुका हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। उस प्रोजेक्ट को आप पहले जाइए, विज़िट कीजिए, उन्हें देखिए। हर प्रोजेक्ट में आपको क्वालिटी नज़र आएगी। मतलब मैं ये नहीं कहा जाता है कि रियल एस्टेट में पैसा डबल होता है, हुँ, क्योंकि भारत के जो सबसे बड़े समुद्र हैं, हुँ, 2 चीज़ें हैं। एक है शेयर मार्केट हुँ, और दूसरा है रियल एस्टेट। बिल्कुल। इसमें रियल एस्टेट में इंटू 2 होता है, हुँ, मल्टीप्लाई चलता है पैसा। लेकिन मैं मल्टीप्लाई पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर रखा हूँ। मेरा सिर्फ़ एक ही फ़ोकस है कि मेरे क्लाइंट को अच्छे से अच्छा घर मिले, हुँ, अच्छी क्वालिटी का घर मिले, अच्छी क्वालिटी का फ्लैट मिले। हुँ, भले ही मुझे प्रॉफ़िट कम हो। मैं अपने क्लाइंट को इस प्रकार से देखता हूँ जैसे कि मेरा फैमिली मेंबर है। मैं इस उसका सपना मेरा सपना है, क्योंकि हर व्यक्ति का आज की डेट में खुद सबसे बड़ा उसका अगर कोई सपना है तो वो खुद का एक घर है। खुद का एक घर है, बिल्कुल। तो मैं उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए कार्यरत हूँ और बाध्य रहूँगा, मैं ये कार्य करता रहूँगा कि अभी मैं दिल्ली में भी 25 फैमिलियों को बसाने के लिए तैयारी में हूँ। तो क्या बात मैं है! इन लोगों के लिए भी बिल्कुल दिल्ली की जनता के लिए भी कार्यरत रहूँगा। क्या बात है! तो एक चीज़ और मुझे शुभम सर बताइए जैसे अगर हम बात करते हैं आपके जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में जो आपने घर बना के आपने कहा ना कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है एक घर। तो आपने जिन लोगों के ड्रीम पूरे किए अपने जो घर बनाए, जो घर बनाने के बाद जो आप उन्हें डिलीवर करते हैं, आप उस टाइम आपका कैसा मोमेंट रहता है? आप कैसे प्राउड फ़ील करते हैं कि ये वाओ! मैंने घर किसी का तो ड्रीम पूरा किया? जब मैं उस लोकेशन से निकल के जाता हूँ ना, हुँ, जैसे कि हुँ। कभी मान लीजिए मुझे निकल के जाना होता है, हुँ, मुझे लगता है कि यार ये हमने यहाँ पे 5 घर बनाए थे या 4 घर बनाए थे। मतलब ऐसा पर्टिकुलर एरिया में डिसाइड करता हूँ कि जहाँ पे 1-1, 2-2 घर की भी प्लानिंग मैं करवा देता हूँ। हुँ, भोपाल के अंदर हमारा एक वो चलता है भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल के उससे है वो प्रॉपर्टी जिसे बीडीए बोला जाता है। ओके। उसमें बहुत ज़्यादा हेवी रेट है उस बीडीए के अंदर। तो हम लोग वहाँ छोटे-छोटे प्लॉट्स पे भी कंस्ट्रक्शन करके लोगों के लिए घर प्रोवाइड कराते हैं। किसी को अगर 1200 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स चाहिए या 4 बीएचके चाहिए, जो भी सिंगलेस चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मैं जब उस एरिया से या उसके आसपास जहाँ मैंने घर डिलीवर्ड किए हैं बहुत सारी फैमिलियों को, तो मैं निकल के जाता हूँ तो मुझे लगता है यार ये घर मैंने बनाया था। तो बड़ा प्राउड फील होता है और बड़ी खुशी होती है उस आंगन में, उस छत पे जब कोई लोग रहते हैं या अपने को दिखते हैं तो यार ये फैमिली है, ये वो भैया हैं यार, इनको अपन ने सबसे पहले इस प्रकार से अपन ने इनको डील किया था। ये सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। अगर हम बात करें आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, जब वो कन्वेंस अगर हम बात करें तो किस पे कन्वेंस ज़्यादा होते हैं? प्राइस पे, लोकेशन पर या आपके ट्रस्ट पर? देखिए, सबसे पहला तो मैं लोकेशन को प्रेफ़र करता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा लोकेशन पे ट्रस्ट करते हैं। मैं तो सेकेंडरी ऑप्शन हूँ। मतलब सेकेंडरी भी नहीं, मैं तो अपने आप को थर्ड मानता हूँ। पहला तो वो लोकेशन करना है, सॉरी, पहला तो या वो लोकेशन ही चूज़ कर लें, सॉरी, पहला तो लोकेशन मानता हूँ मैं। सेकंड में प्रॉफ़िट, उनका प्रॉफ़िट मानता हूँ। अपने आप को मैं हमेशा पीछे रखता हूँ। पर ट्रस्ट भी मैटर करता है। मैटर करता है, लेकिन मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं बताना चाहता हूँ कि लोग मेरे से ट्रस्ट करके वो चीज़ लें। मैं हमेशा बैक साइड गेम प्ले करता हूँ। वो बोलते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध लड़ने जा रहे हैं लेकिन पीछे से चाणक्य जी युद्ध लड़वा रहे हैं। तो ये वाला काम हम बिल्कुल भरपूर मात्रा में मुझे आता है और मैं ये भरपूर मात्रा में करता हूँ और मेरे जीवन के 4 स्तंभ हमेशा रहे हैं और वो हमेशा रहेंगे, जिसको मैं बोलता हूँ। अगर तो चारों स्तंभ हम जानना चाहेंगे। 4 स्तंभ मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जहाँ जिस प्रकार की चीज़ की ज़रूरत है फिर वो आप दो। जी। वो पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। जहाँ जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो बराबर दे दो। ये मत सोचो कि अगर मैं ये कर दूँगा उसको मैं मार दूँगा या ऐसा कर दूँगा। उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उसको दंड भी दे दो। बिल्कुल, साम, दाम, दंड, भेद। ये चारों चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में मैं चलाता हूँ अपने जीवन में और निरंतर मैं ये चलाता रहूँगा। इससे अगर लोगों को लगे कि व्यक्ति गलत है तो बिल्कुल मैं गलत हूँ। जहाँ सही है सही के लिए खड़े, जहाँ गलत है वहाँ गलत के लिए गलत। अगर मैं गलत हूँ, आपकी निगाह में मैं गलत हूँ, मैं अगर निकल के जा रहा हूँ, आपको मुझे नहीं देखना है तो आप आपकी आँख बंद कर लो ना, मैं मेरा रास्ता नहीं बदलूँगा। जिस रास्ते पे मैं चलूँगा, अगर आपको मैं गलत लगता हूँ, तो आप आपकी आँखें बंद कर लीजिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है क्योंकि जो लोग सही करते हैं ना वही ये बातें बोल सकते हैं। एक चीज़ अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की, आपने अपनी ज़िंदगी का वो सबसे ज़्यादा रिस्की भरा टाइम कौन-सा रहा कि जहाँ आपने अपने फाइनेंस को प्रॉपर इन्वेस्ट कर दिया? मेरा सबसे ज़्यादा जो रिस्की समय रहा है, वो रहा है 2021 और 22। इस समय मेरे जीवन में एक अलग ही प्रकार से एक मोड़ आ गया था, जहाँ मैं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीकली चला गया था उस समय। क्योंकि मेरे ख्याल से उस समय भारत भी कोरोना की चपेट में था और बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं, तो इस कारण से चीज़ें कुछ ऊपर हो गई, कुछ नीचे हो गई, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, मैं लड़ूँगा, मैं गिरूँगा, फिर उठूँगा और फिर बढ़ूँगा। मैंने अपना काम कंटिन्यूटी में रखा, मैंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ मैं चलता रहा और अपने काम में करता रहा। तो आज 2026 में मतलब लग ही चुका है। लग ही चुका है, दिसंबर में पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड में। आज मैं मतलब 2025 में मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग भी मुझे आपने देखा मैंने कि आप पॉडकास्ट कर रही थी तो आपके पास में भी सेलिब्रिटी आते हैं जिससे आपने भी मेरा अभी फोटोशूट उनके साथ कराया है। तो कि मैं यहाँ बैठ के आपके साथ बैठ के गुड़गांव में पॉडकास्ट करूँगा। क्या बात है। तो सर एक चीज़ और, जैसे अगर जो यंगस्टर है उनकी जो इनकम आती है तो आपकी उन्हें क्या एडवाइस रहेगी कि वो किस में इन्वेस्ट करें? लैंड में करें, फ्लैट में क्या करें या फिर अपने बिजनेस में करें?
देखिए, अगर ये तीनों चीज़ों का मतलब जो लैंड और आपने फ्लैट बोला है, ये मैं एक ही वर्ग में रखता हूँ हम्म, और बिज़नेस में दूसरी कैटेगरी में लेके जाता हूँ। जी। आज के इन्वेस्टर के पास में अगर पैसा है, मतलब अगर 10 लाख रुपए से, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप 10 लाख रुपए से भी रियल एस्टेट में काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म, 10 लाख से भी आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि 10 लाख से रियल एस्टेट का काम नहीं होगा, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको 10 लाख से काम स्टार्ट करना सिखाऊँगा कि 10 लाख से कैसे काम स्टार्ट होगा और 10 लाख से मैं आपको प्रॉफ़िट कमा के दूँगा। ये मेरी गारंटी और 101% मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप आते हैं, आप मेरे से मुलाकात करते हैं, आप मेरे से मोटिवेट होके जाते हैं, 10 लाख से कैसे बिज़नेस स्टार्ट होगा, 10 लाख से कैसे प्रॉफ़िट होगा रियल एस्टेट में, ये मैं आपको करके बताऊँगा। अगर आप मेरे पास आते हैं, आप मेरी बातों से मोटिवेट होते हैं और अगर आपको लगता है कि शुभम सर सही बोल रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। लेकिन एक बार आप सलाह मुझसे लीजिए, मैं आपको बताऊँगा 10 लाख से कैसे प्रॉफ़िट गेन किया जाता है। क्या बात है। ये मैं यंगस्टर को भी बोलना चाहूँगा कि मैं बताऊँगा कि 10 लाख से कैसे प्रॉफिट कमाया जा कमाया सकता जाएगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल है। देता जी हूँ जी इसमें। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों जा रहे थे। हम लोग मेरी थोड़ी-सी नहीं, बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था बहुत रही है। तो ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, तो एक जगह है, वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉपर्टी समझ आई। उस जगह पे मैं गया, मैंने वहाँ पे देखा कि यार ये प्रॉपर्टी अच्छी है, यहाँ पे रेंटल इनकम अच्छी हो सकती है। मैंने तत्काल प्रभाव में वहाँ के एक लोकल एजेंट से बात की। उस लोकल एजेंट से मैंने जब बात की, तो उसने बताया कि यार ये प्रॉपर्टी का दाम ये है। तो मैंने और भी इधर-उधर और भी जगह लोगों से टचअप किया, लोगों से पूछा कि यार ये रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने इधर देखा ना उधर देखा, मैंने तत्काल प्रभाव में उसको डायरेक्टली अपने यूपीआई से उसको पेमेंट दिया कि यार ये प्रॉपर्टी मेरे को, मतलब देखिए उसके 15 दिन के बीच की ये बात है। मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी। फिर मैंने थोड़ा-सा अपना कुछ दिमाग लगाया, उस दिमाग लगाने के बाद में मैंने सिर्फ़ उसको ज़्यादा नहीं दिया था, मैंने 4 या 5 लाख रुपए के आस-पास पे किए थे। फिर मैंने देखा कि यार ये प्रॉपर्टी की कीमत जो अपन ने खरीदी है, उससे थोड़ा तो ज़्यादा है। तो वो प्रॉपर्टी मैंने 5 लाख रुपए देके उसपे उसको साढ़े जो रेट में मैंने खरीदी थी, जिस में मेरी फाइनल डील क्लोज़ हुई थी, उससे 3.5 लाख रुपए ऊपर में मैंने वहीं के एक व्यक्ति को दे दिया। और वो आज उसी प्रॉपर्टी में जब मैं डबल से जाता हूँ, तो उसमें बेहतरीन एक कैफ़े चला रहा है। क्या बात है। मतलब ये होता है एक माइंडसेट और एक बिजनेस की तरफ डेडिकेशन कि आपने चलते हुए ही पहचान लिया कि ये बहुत मतलब अच्छी इनकम आ सकती है इससे। वो सब श्री नारायण की कृपा रही है। हाँ, अंत अस्ति प्रारंभ, वो सब वही है। क्या तो बात है। जो भी है, एक पल के लिए वो सोच आती है, अगर उस एक पल में अगर इम्प्लीमेंट करने का विचार अगर आ जाता है हम लोगों में, और अगर हम उस विचार से उसको कर देते हैं, तो चीज़ें क्यों सही नहीं होंगी? क्या बात। 100% वो चीज़ें सही होंगी। सही बात है। तो मैंने एक चीज सुनी है कि जो रियल एस्टेट में आता है वो करोड़पति बन जाता है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, या मुझे एक मिथ लगता है, या लोगों को गुमराह किया जा रहा है? मिथ तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें 100% सच्चाई है कि रियल एस्टेट का जो काम करता है वो 100% करोड़पति बनता है। लेकिन काम कब करोड़पति वो कब बनेगा, जब वो कंसिस्टेंसी से काम करता रहेगा, तब जाके वो करोड़पति बनेगा। लेकिन रियल एस्टेट का पैसा ऐसा है कि इसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं तो करोड़पति तो बन जाता है, लेकिन वो करोड़पति बनने में भी समय नहीं लगता है उसको। मतलब करोड़पति भी बन जाएगा 100%? 101% बनेगा। आपको बताऊं, आप अभी आप चले जाइए कलकत्ता। जी। कलकत्ता में एक चौरंगी 54 चौरंगी रोड है। वहाँ पे एक अपने बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर है हाफिज साहब। इवोल्व करके एक कंपनी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसमें वो बना रहे हैं 26 माले जी। और हर माले की कीमत अरब में है। अरब? भारत के अंदर फ्लैट की कीमत अरब में हो सकती है, किसने सोचा है? अब मतलब 26 अरबपति उस एक ही इमारत में रहेंगे। तो ये रियल एस्टेट से ही संभव है। और दूसरा ये है मार्केट से संभव, तो मार्केट की तरफ तो जाने ही।
बिल्कुल। एक जो रास्ता निकल रहा है आप इस पे जाइए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, रियल एस्टेट का काम करने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं लगती है। इसको अनएजुकेटेड पर्सन भी इस काम को कर सकता है, मतलब वो अपना सपना साकार कर सकता है करोड़पति बनने का। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है रियल एस्टेट। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री की जरूरत आपको नहीं। हाँ, क्या बात है। ये भी सही बात है, मतलब मेहनत है इसमें। सिर्फ मेहनत है इसमें। तो शुभम सर, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। हाँ जी। रियल एस्टेट तो हमने साइड ही कर दिया था। मैंने सुना है कि आपको ना एक गीता, भागवत गीता की कुछ एक ऐसी लाइनें थी भागवत गीता की कुछ ऐसी लाइनें थी जिन्हें सुनकर या आपने पढ़कर आपके जीवन में अप्लाई किया और अपनी लाइफ को चेंज किया। सबसे ज्यादा मुझे एक लाइन याद है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपनी रियल एस्टेट की लाइफ में। जैसे कि कभी कभी मुझे अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, मुझे 4-4 5-5 दिन के लिए भी बाहर और इधर उधर जाना पड़ता है। तो उसमें श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे जी। तब उनने एक बात बोली थी, मैं आपको अभी छोटे सिंपल शब्दों में उसको समझा दूं कि खुद की द्वारिका बसानी है तो मथुरा तो छोड़ना पड़ेगी ना पार्थ। बिल्कुल। जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तब श्री कृष्ण ने बोल रहे थे, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि वो इसलिए उनसे बोल रहे थे कि खुद की द्वारिका बनानी है तो मथुरा तो छोड़नी पड़ेगी ना पार्थ। श्री कृष्ण मथुरा के थे, मथुरा में बहुत बड़ा उनका राजपाट रहा है, लेकिन वो फिर भी द्वारिका आए। क्यों? क्योंकि उनको नगरी बसाना था। और श्री कृष्ण ने इसलिए ही उनसे ये चीजें बोली थी कि आप मत घबराओ कि अपनों के ऊपर अगर आप प्रहार कर रहे हो तो आप करो, क्योंकि मैं भी अपनी द्वारिका बसाने के चक्कर में मथुरा का राजपाट छोड़ के आया हूँ। आप भी यहाँ अपना जीवन, अपना पूरा आत्मसम्मान लगा के अगर आप युद्ध कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो। तो इसलिए श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया था। जी। तो ये लाइन आपको बहुत प्रभावित कर गई। तो मुझे भी ये लाइन इसलिए प्रभावित की है कि मैं भी, भोपाल हमारा एक सुकून का शहर है और बहुत अभी ग्रोथ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बचा हुआ है उसका, तो उसमें कंटिन्यूटी में अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही भराना बाकी है। तो मैं इसलिए पूरे पेन इंडिया में अभी अपने चीज़ों को रियलाइज करके, एनालिसिस करके, तो मैं इसी पूरे पेन इंडिया अभी चल रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट, और अभी थोड़ा सा नोएडा में भी हमारा कुछ अपार्टमेंट का प्लान चल रहा है। तो यहाँ की जनता जिस प्रकार से हमें प्यार दे वो हम भी करेंगे। तो हमने भी हमारी मथुरा छोड़ी है और हो सकता है कि यहाँ से भी हमें फिर कहीं और दूसरी जगह छोड़ के जाना पड़े। तो अगर जीवन में भविष्य बनाना है तो हर चीज से लगाव, बिल्कुल मोह सब त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं शुभम सर आपसे जानना चाहती हूँ, आपके लिए आस्था क्या है? मेरे लिए आस्था जो है वो सबका एक अपना अपना पॉइंट अलग हो सकता है। मेरे लिए ईश्वरीय आस्था है। मतलब मेरा मतलब मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा बिलीव है गॉड में। मतलब मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ गॉड में। तो वो आस्था मैं यहाँ आपको मतलब उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं बता सकता आप। बिल्कुल। एक चीज और, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप कहीं ना कहीं जैसे बता रहे थे, आपने समाज की बात कर रहे थे कि एक आपके गांव के आसपास एक हनुमान जी का मंदिर, तो मैं थोड़ा सा उसकी कहानी जानना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स भी आस्था से जुड़े हुए हैं या भगवान से जुड़े हुए हैं, पर हर एक जगह की एक अपनी कहानी होती है, तो मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगर देखा जाए, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी आस्था जो है हनुमान जी भगवान में बहुत ज्यादा है। और मतलब मैं जब भी उनके पास में दर्शन करने के लिए जाता हूँ, एक हमारे गांव से थोड़ा सा 150 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा, मतलब इतना 150
मतलब देखा जाए तो मेरी हनुमान जी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है। और हमारे यहाँ से एक बहुत पवित्र स्थान है जिसे हम चीन धाम के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ पे। तो मैं हर मंथ के स्टार्टिंग ट्यूसडे या एंड मंथ के सैटरडे, मतलब जहाँ भी, मतलब जो भी समय का मेरा शेड्यूल रहता है उस हिसाब से मैं वहाँ पे जाता हूँ। तब भी मैं जब भी मैं वहाँ पे पवित्र जब भी मैं वहाँ पे उस पवित्र स्थान पे पहुँचता हूँ और जब भी मैं वहाँ दर्शन करने के लिए जाता हूँ तो उस महीने के स्टार्टिंग में या एंड में, तो स्टार्टिंग में जाऊंगा तो जो मैंने एक महीने में किया है वो उस समय मुझे पता चल जाता है कि आज भगवान हनुमान जी दादा नाराज हैं या खुश है मेरे से या फिर गुस्से में। मतलब ये मेरी एक आस्था है, मुझे ऐसा फील होता है। हो सकता है मेरे साथ जो लोग जाते हैं उनको ये चीजें फील ना हो, लेकिन मुझे ये फील होता है, कनेक्शन आपका कनेक्शन है। और पहली चीज तो ये है कि मैं कभी भी उनकी आंखों में आंखें डाल के तो देखते ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके श्री चरणों में ही मैं अपना मस्तिष्क रखता हूँ हमेशा। बहुत रेयर केस होता है जब मैं उनसे आंख में आंख डाल के कुछ वार्तालाप करूं अंतर मन से, जो भी है। तो कभी मुझे लगता है कि उस प्रतिमा के अंदर मैं देखता हूँ, नीचे से जब मैं देखना स्टार्ट करता हूँ तो होश से मैं तत्काल प्रभाव में अपने मन में सोचता हूँ कि मैंने किसका बुरा किया है या किसकी आत्मा को मैंने ठेस पहुंचाई है। तो ये सारी चीजें मुझे हर मंथ उस महीने के स्टार्टिंग में या एंड में पता चल जाती है। लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि उनने मुझे कभी गुस्से से देखा है। कभी कूल तरीके से बैठे रहते हैं, और सबसे ज्यादा तो उनको कूल करने का एक ही तरीका मैं मानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी हनुमान जी भगवान के यहाँ पे जाएं तो उनसे पहले वो आपसे जरूर बात करेंगे। जैसे कि आपको बोलना पड़ेगा जय श्री राम, जय श्री राम। तो उनकी मर्जी नहीं भी है आपसे बात करने की, लेकिन उनकी मजबूरी बनेगी, चाहे वो कितनी ही गहरी नींद में हो। हालांकि वो कभी निद्रा में तो नहीं होते हैं, लेकिन वो उठ खड़े होंगे और आपसे बोलेंगे जो भी आपका नाम हो, शुभम जय श्री राम। जय श्री राम शुभम तो नहीं बोलेंगे, जय श्री राम शुभम, ऐसा करके वो बोलेंगे। उनकी मजबूरी बन जाएगी आपसे बात करना। तो आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति से ये बोल सकते हैं कि मैं हनुमान जी से बात करता हूँ। बिल्कुल। हमारे आपने देखा होगा अभी बागेश्वर सरकार जो है, उनका मैंने देखा था वीडियो, तो वो बता रहे थे कि उनकी सीधी सी कनेक्टिविटी चलती है उनसे हनुमान जी बाबा की कृपा है ऊपर। तो वो कृपा कैसे हुई होगी उनके ऊपर, उनने कितनी उनकी भक्ति की होगी। तो मुझे तो ये लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अगर उनसे डायरेक्ट जाकर हनुमान जी बाबा के दरबार में जाकर अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि जय श्री राम, तो पक्का 100% वो रिप्लाई जरूर करते हैं। लेकिन अब सुनना आपके ऊपर है, आपके अंतर मन में इतनी शक्ति होना चाहिए कि आप वो उनका साउंड सुन सके। बिल्कुल। वो वहाँ आप जय श्री राम जैसे ही बोलते हैं, वो 100% जय श्री राम का उच्चारण डबल से करते हैं। अब वो आप में क्षमता होना चाहिए वो सुनने की, आपकी भक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए कि वो साउंड आपको सुनाई दे। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बागेश्वर धाम जी का नाम लिया, तो अभी उन्होंने दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पैदल की थी अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज मैं या आप बैठे हैं या हमारे व्यूअर्स हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए सनातन क्या है? मेरे लिए देखिए, हर एक व्यक्ति का एक अलग मानना हो सकता है। मेरे लिए मेरा धर्म ही सनातन है। मतलब जब अखंड भारत था, भारत के अंदर जब त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग चल रहा था, तब से ही हम लोग सनातन ही हैं जी, और सनातन ही रहेंगे। और इसमें कुछ दोहराए वाली कोई बात ही नहीं है। तो सनातन, आप भी एक सनातनी ही बिल्कुल हैं। सनातन हमारे ब्लड में है, सनातन हमारी सांसों में है। हाँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने सनातन धर्म में और ऐसे कुल में जन्म लिया है कि जहाँ पूजनीय योग्य श्री रामचंद्र को मैं पूज रहा हूँ, श्री नारायण को मैं पूज रहा हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे सनातन में जन्म लिया है।
क्या बात है, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमें सनातन में जन्म मिला है। ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्राउड वाला जो मोमेंट है ये यही है। एक चीज़ और हमेशा ना सुनने में आती है, जब हम भक्ति की बात करते हैं, हम आस्था की बात करें, जहाँ अध्यात्म जुड़ता है तो लोगों के होता है कि यार 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है। आपकी नज़रों में क्या सच में आस्तिक और नास्तिक 2 तरीके के लोग होते देखिए, आस्तिक तो पूरे ही आस्तिक हैं। मेरी नज़रों में नास्तिक कोई नहीं है। आप मेरे सामने किसी व्यक्ति जो नास्तिक है उसको लाके बिठाइए, हैं? मैं उसको एक करंट का शॉक देता हूँ, उसके मुंह से सबसे पहला उच्चारण क्या निकलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर मैंने उसको करंट का शॉक दिया तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द क्या निकलेगा? हे भगवान, या तो हे भगवान, या जो इसका ईस्ट या होगा, हे माँ, हे माँ, बस 2 ही चीज़ निकलेगी। या अरे मम्मी। अरे मम्मी। सबसे मेनली तो यही निकलेगा, अरे मम्मी। हाँ, यही निकलता है। और अच्छा, ये कोई नहीं बोलता है अरे बाप। हाँ ना, अरे मम्मी। अरे मम्मी सबसे ज्यादा बोलते हैं अरे बाप रे। हाँ, वो कब बोलते हैं? जब कोई उसको पीछे से डंडा करता है, डंडा करता है, बिल्कुल। तब वो बोलता है। अगर ऐसी घटना घटती है तो वो हे भगवान या अरे माँ या अरे मम्मी, ये 3 चीजें बोलेगा। माँ क्या है मुझे आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी माँ हैं, जी। आपके भी बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। माँ क्या है? अगर- मैं एक माँ को एक बच्चे के लिए भगवान से ऊपर का दर्जा देता हूँ। बिल्कुल, भगवान ने ही, भगवान कहें तो हमारे ईश्वर ने ही कहा है कि माँ बाप भगवान के स्वरूप है। हाँ, मेरा ये मानना है, एक माँ जो होती है ना, वो मेरी नजरों में उस बच्चे के लिए जिसको उसने जन्म दिया है वो भगवान से ऊपर है। उस बच्चे को जिसने उस माँ से जन्म लिया है उसे पूजना चाहिए, उसके बाद भगवान को पूजना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है। नास्तिक का आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने आपसे अपन कहीं दूसरे फ्लो में चले गए थे, अपन कंटिन्यू वहीं से बात करते हैं उसी टॉपिक पे। क्या मैं उसको करंट का शॉक दूंगा तो 3 चीजें वो बोलेगा, तो माँ भी भगवान है, क्यों याद किया? तू नास्तिक था तो तुझे याद नहीं करना था, तू नास्तिक था तो अरे भगवान नहीं करना था। मेरे ख्याल से मैंने आज तक किसी भी नास्तिक को नहीं देखा है और ना ही मेरी अभी तक मुलाकात हुई है। अगर इन फ्यूचर मेरी किसी नास्तिक से मुलाकात होती है तो मैं उससे यही सवाल पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा नहीं, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उससे थोड़ा नीचे हटके मैं उसको ऐसे कुछ टच करके और वो उसे सबूत दोगे कि आप नास्तिक नहीं, आप आस्तिक हो। मैं अपने आप को सबूत लूंगा कि हाँ, भारत देश के अंदर, सनातन देश के अंदर जहां भगवान श्री राम को पूजा जाता है वहां पे नास्तिक का होना जरूरी है या नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कितने नास्तिक हैं। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अगर हम बात करें, आपको लगता है चमत्कार होते हैं? चमत्कार की आपने बात की है तो चमत्कार होते हैं। मैं आपको एक चमत्कार यहाँ सुनाता हूँ कि एक चमत्कार मैंने भी कहीं देखा था उसे या कभी सुना होगा। एक जगह थी जहाँ पे एक पुलिस वाले साहब थे, वो रोज अपने थाने में ड्यूटी करने के लिए जाते थे। तो रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता था जी। उस मंदिर में वो जाते थे और वो इतने बड़े भक्त थे हनुमान जी के कि मतलब उनकी भक्ति का कोई वो ही नहीं था, वो इतने बड़े भक्त थे। मंदिर से थाने का रास्ता उनका निकल के जा रहा था, थाने में वो जाते थे तो लेट हो जाते थे। उनकी तो ड्यूटी है 10 से 10, लेकिन वो पहुंच रहे कभी 2 बजे 3 बजे। तो बड़े साहब बड़े गुस्से में नाराज होते थे उनसे कि आप कैसे करते हो ये। साहब कहना, मैं क्या करूं, मैं वहां जाता हूं, मैं आता तो हूं समय पे, लेकिन किसी कारणवश से मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूं। लेकिन ये नहीं बोलते थे कि मैं हनुमान जी के यहाँ पे जाता हूं, वहां मैं दर्शन करता हूं, लेकिन मैं वहां रह नहीं पाता। मैं अंदर जाके जब मेरी आंख लग जाती है, मैं उनके ध्यान में खो जाता हूँ तो मेरे 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं मुझे ही नहीं पता। ये वो नहीं बोलते थे। चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन बड़े साहब ने बोला कि अब अगली बार तुमने ऐसी गलती करी तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। अगली बार वार्निंग मिल गई उनको। ठीक है, साहब फिर गए, ठीक है कहना, फिर गए तो हनुमान जी के यहाँ मतलब फिर गए। फिर अगले दिन ड्यूटी की बारी आई, फिर निकले
तो हनुमान जी के यहाँ द्वार पे देखा कि हाँ हनुमान जी बैठे हुए हैं, मंदिर खुला हुआ है। तो साहब देख ही नहीं रहे हैं उधर और बोल रहे हैं कि साहब कि दादा आज मैं नहीं आऊँगा, अगर मैं आज आ गया तो मैं नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। लेकिन भक्ति में इतनी ताकत थी, नहीं रोक पाए, फिर से चले गए, फिर बैठ गए। फिर बैठ गए। उस दिन इतना ध्यान उनका लगा, सुबह 10 बजे बैठे, रात को 12 बजा दिए। अरे वाह। अब तो मैं ड्यूटी नहीं जा पाऊंगा, सीधे घर आ गए। अगले दिन ड्यूटी पहुंचे, अगले दिन चले गए, अगले दिन भी लेट गए। तो साहब आज तो कहना साहब ने मेरी पक्के में छुट्टी करी दी, मतलब ये सोच के ही गए वो। और कहना आज साहब ने अगर मेरी छुट्टी कर दी तो आप कहना दादा, आप हनुमान जी दादा से प्रार्थना की कि दादा अगर उनने मेरी छुट्टी कर दी तो अब मैं आपका ही होके रह जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ आज। उस दिन भी वो 2-3 घंटे का ध्यान लगा के गए। फिर उस दिन निकले, उस दिन मन बना के गए कि आज तो साहब छुट्टी कर देंगे, आज तो साहब छुट्टी कर देंगे। तो दादा से भी बोल दिया कि ठीक है साहब, अगर आज ने छुट्टी कर दी दादा तो मैं आपका ही होके रह जाऊंगा। फिर निकल के वहां से मंत्र मुग्ध होके जितना भी उनने टाइम लिया योग से, मतलब ध्यान से, उनका जो भी समय बचा, थाने पहुंचते हैं तो बड़े साहब के पास पहुंचते हैं तो बड़े सहमे सहमे से पहुंचते हैं छोटे साहब। तो बड़े साहब देखते हैं यार कि ना रामलाल आप क्यों आए हो, आज तो आपकी छुट्टी थी ना। तो कहना सर काय की छुट्टी थी, मैंने तो छुट्टी ली। अरे कहना कल कितना स्ट्रगल किया आपने आपके जीवन में, कहना हमने सम्मानित किया पूरे थाने वालों ने आपको, तो हमने 3 दिन की छुट्टी दी है। तो बड़े साहब कंफ्यूज के ना, और स्टाफ से बोलते हैं कि ना ये देखना रामलाल कैसी बातें कर रहा है, कल इसने ही तो वो चोर को पकड़ा है जो तो 8 साल से गायब था। इतना बड़ा चोर था जो था, रामलाल ने उसको इतने घूसे दिए कि देखो वो थाने में वो बंद पड़ा हुआ है जेल में, ये कल इसको तुमने ही तो पकड़ा। रामलाल सोचने लगा कि मैं तो कल आया ही नहीं, ये किसने पकड़ लिया चोर को। ठीक है सर छुट्टी। तो रामलाल जी आते हैं भगे 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 और मंदिर में आके दादाजी के चरणों में दंडवत प्रणाम हो जाते हैं। और कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। तो हाँ, इसलिए कहते हैं भक्त के बस में है भगवान। तो ये ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। तो शुभम सर, जैसे रामलाल जी की लाइफ में एकदम से जो चमत्कार आपने सुनाया है कि भगवान के साथ उनका जो अटूट प्रेम था, कहीं ना कहीं वो हमने देखा और भगवान उनके रूप में आके उनकी जगह उनकी ड्यूटी करके गए थे। आपकी लाइफ में भी ऐसे चमत्कार हुए हैं? मेरी में भी हुए हैं, लेकिन मैं इसको फिर एक किस्से से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं, वो गणेश भगवान को अपना भाई मानते हैं। गणेश भगवान को अपना भाई मानते हैं जी। तो एक बार उनने मुझसे बोला कि गणेश जी जो है मेरे भाई हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं पहले जैसे कि मैं भी सुन के थोड़ा सा मुझे लगा, अभी आपने भी मुझे बताया कि आप भी श्री कृष्ण को अपने बेटे के रूप में देखती हैं जी। जो भी है, जो छोटे से लल्ला वाले स्वरूप हैं उसमें, क्योंकि हर माता यशोदा माता बनना चाहती हैं। तो वो कृष्ण भगवान हर उस महिला के लिए जो एक बच्चे को जन्म देती है, उनके लिए हर माँ अपने बच्चे को कृष्ण का लल्ला ही कह के पुकारती है सबसे पहले। जी जी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि गणेश जी जो हैं मेरे मित्र हैं, उन्होंने उनको एक नाम दे के रखा हुआ था, उनको वो बोलते थे गन्नू। गन्नू। अच्छी बात है। मैंने सोचा, फिर थोड़ा रियलाइज किया कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर उनने मुझे एक हमारी ऐसी चर्चा चल रही थी, तो उनने मुझे एक रियल बेस्ड चीज़ें बताई जो मुझे लगा ऐसा। तो उनको मतलब कुछ इंस्टीट्यूशन वो देते थे कि ये तूने गलत किया है, ये तू मत कर, ये तू गलत करने वाला है, तू ये मत कर। मतलब उन जो हमारे मित्र हैं उनको आते थे उनको, तो वो मेरे साथ शेयर करते थे कि शुभम वो गन्नू ने मेरे से ऐसा बोला है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं करूँ या ना करूँ। इस प्रकार से हमारी, तो एक बार उन्होंने मुझे ऐसी चीज़ें बताई
ऑन कैमरा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी भी धार्मिक उसकी चीज़ों को ऑन कैमरा मैं नहीं बोल नहीं सकता, बोलना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार की मेरी किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी भगवान से रिलेटेड धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मतलब या उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे मित्र हैं उनको इस प्रकार से कुछ आंतरिक भाव आते थे, जो उनने भगवान श्री गणेश का नाम रख के रखा हुआ है गन्नू। उनको वो कुछ आंतरिक भाव से वो उनको आते थे कि यार ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस चीज को अपने उसमें उतार के उस रास्ते पे गन्नू की बात मान के उस रास्ते पे चले जाते थे। जो वो मुझे बताते थे कि आज मेरे साथ ऐसा होने वाला है या मेरे लाइफ में इस प्रकार की चीजें होंगी, तो मैं उनसे पूछता था आपको कैसे पता कि ना वो आज सपने में गन्नू आए थे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही होता था। क्या बात है। जो 6 महीने पहले वो मुझे बता देते थे, 6 महीने बाद जाकर वहां जो चीजें होती थी तो 100% सब रियलिस्टिक होता था। तो उनका ऐसा भाव उनसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, मतलब और कह सकते मैंने हैं। ये देखा है चमत्कार होते हुए अपनी लाइफ में भी, और बाकी सब एक चीज पे, मतलब सब एक चीज पे टिका हुआ है। जो होना है वो तय है, जो नियति में लिखा है वो भी तय है। और राम नाम का जप करो, ये मैं मानता हूँ, और इससे ज़्यादा आपको किसी भी प्रकार का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ राम नाम का जप करो, और इस चीज़ को भी कोई नहीं काट सकता कि जो होना है वो होना है। होई सोई जो राम रची राखा, बिल्कुल वही होगा जो उसने पहले से लिख दिया, सत्य है। बिल्कुल। और हमारे गुरुदेव जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी भी बात करते हैं। आप तो उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं। आप तो उनके पास में जाके भी बस दर्शन मात्र हो चुके हैं, अभी मुलाकात नहीं हुई। तो वो भी राधा नाम जप का आपसे बोलते हैं, और वो तो मेरे ख्याल से श्री कृष्ण जी के वो सबूत बिल्कुल उनका है। मेरे ख्याल से वो तो साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो उनकी राह पे भी आज की यूथ, भारत की यूथ चले तो और भी अच्छी बात है। नहीं, अगर देखा जाए जब से प्रेमानंद जी महाराज आए हैं सोशल मीडिया पर, जब से उनके प्रवचन लोगों ने सुनना शुरू किया, मुझे लगता है यूथ में बहुत चेंज आया है। हाँ, यूथ में भारत के अंदर बहुत चेंज आया है। यूथ अब स्पिरिचुअल ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, स्पिरिचुअल उनकी ना जर्नी बढ़ती चली जा रही है, भगवान के प्रति आस्था, और कहीं ना कहीं वो खोज जो हमारे जो ग्रंथ हैं दब गए थे, ग्रंथों को लोग कहीं ना कहीं ग्रंथों के लेके कोई चर्चा नहीं कर रहा था, आज का यूथ उसकी खोज कर रहा है। ये मुझे बहुत इसलिए कर रहा है वो। मैं आपको उसका भी चीजें बता दूं। टाइम कहाँ से आया, ये भारत की देन टाइम है। बिल्कुल। आप चले जाइए विदेश में, आज भारत एक ऐसा देश बन चुका है, इसकी चर्चाएं पूरे देश विदेश तक हो रही है। बिल्कुल। भारत के अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, पूरे अखंड भारत की जो चीजें हैं वो देश विदेश तक विख्यात हैं। आज भी सारी चीजें इन्हीं से ली जा रही है। बिल्कुल। अगर हम बात करें अपनी आस्था की, अब हम अपनी जो बहुत ऐसी गुप्त चीजें जो हमारे ऋषि विद्वानों महात्माओं ने दी, उसका यूज हमारे यहाँ पे कम, फॉरेन में ज्यादा हो रहा है। हाँ, अभी एक भारत के साहित्य के उससे एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा सा स्कूल बन रहा है, जिसमें सिर्फ भारत की ही शिक्षा दी जाएगी। तो जो भी मूल जो जड़ है वो भारत है। और हमें हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, और हमारे संस्कृति हो गया, आस्था हो गया, और भाव भी कह सकते हैं, और हमारे भाव, इनको सहज करके अपने पास रखना है और दूर दूर तक इनको फैलाने का काम आगे निरंतर करना चाहिए। बिल्कुल। और ये नए भारत का उद्गम है, ये मोदी के भारत का उद्गम है। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो हिंदुत्व के लिए, जो सनातन के लिए किया है,
वो भी बहुत काबिल तारीफ है, और मोदी है तो फिर मुमकिन है। बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल देखिए आप भी एक बिजनेसमैन हैं और एक रियल एस्टेट में वर्किंग है, उसके साथ साथ आपकी आस्था और भाव भक्ति का जो एक समावेश मैंने देखा, बड़ा मज़ा आ गया। मतलब कह सकते हैं कि हमारे यूथ जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, वो कुछ कमाल करने वाली है। आपसे भी वो चीज़ देखने को मिली और मैं जितने भी पॉडकास्ट कर रही हूँ नए यूथ के साथ, वो निकल के आ रही है। कहीं न कहीं एक ऐसा टाइम आया था जब लग रहा था कि हमारी पीढ़ी हमारे हाथों से निकलती जा रही है या फिर हमारा जो यूथ है निकलता जा रहा है। पर जैसे हम बात करें बागेश्वर महाराज की, हम बात करें प्रेमानंद जी महाराज की, तो ये कहीं न कहीं रास्ता दिखा रहे हैं। आपने एक मुझसे अभी ये सवाल किया है, तो आपने मुझसे ये पूछा है कि आज हमारी पीढ़ी या हमारा यूथ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो मैं आपको इस चीज़ में एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति आप मुझे बताइए कि कौन है? अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है। अंबानी जी का नाम पहले आता है, तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे मतलब एक पॉडकास्ट शूट नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मली अपन लोग बात कर रहे हैं। जी। उनकी धार्मिक आस्था कैसी है? जबकि वो तो भारत के सबसे बड़े आदमी हैं। बिल्कुल आपने अगर उन्हें देखा होगा, हुँ, अंबानी जी को। हुँ, उनकी वाइफ है नीता अंबानी जी, आपने उनको भी देखा होगा। अभी आपने देखा होगा कि श्लोका अंबानी उनकी एक बड़ी बहू है, दूसरी बहू उनकी राधिका मर्चेंट जी बनी हुई है, और उनकी एक बेटी है ईशा अंबानी, है ना, जी, जी, जो जी। आनंद पीरामल जी उनके हस्बैंड हैं। तो इन लोगों, ये तो भारत के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, हुँ, ये हाथ से नहीं जा रहे हैं। इनके अंदर लेकिन जो और छोटे व्यक्ति हैं, उनको आज सब खुला खुलासा चाहिए। हुँ, ये इतने धार्मिक हैं, आपने देखा होगा अंबानी जी लाल बाग चका राजा में भी पहुंचते हैं, हर एक मंदिर में वो पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले कामाख्या देवी, जो कि आसाम में पड़ता है, एक हुँ, बहुत जी। पवित्र बहुत स्थान पवित्र है, स्थान है, जी। और महाकाल भी वो पहुंचते हैं। ये अपने सनातन को बचाने के लिए लगे, नहीं तो ये तो आज जो विदेशी कल्चर है वो आज ही अपना ले, लेकिन ये लोग नहीं अपना रहे हैं। मैंने हुँ, अभी तक तो नहीं देखा है, इनकी बहुओं को भी नहीं देखा, बड़े सद्भाव से, और बड़े इनकी परिधान बहुओं को मैंने देखा है, इनकी बेटियों को मैंने देखा है कि बड़े सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ चलती हैं, जी, बिल्कुल, और एकदम सही कह रहे हैं आप। इस प्रकार से वो चलती हैं। और यही कुछ लोगों को मैंने देखा है, अरे हम तो खुले विचार के हैं, ओपन माइंडेड हैं, आज की डेट में ये सब आम बात है, सब चलता है। जी। अरे भैया क्या चलता है आज की डेट में? हुँ, क्या चलता है आज की डेट में? मुझे तो नहीं लगता है कि क्या चलता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जनता ने प्रेमानंद जी महाराज ने भी किसी प्रकार से किसी चीज़ों के लेके कुछ चीज़ें बोली थी, तो लोगों ने उनको ट्रोल करना चालू कर दिया, लेकिन उनका उद्देश्य कहना वो नहीं था जो लोगों ने समझा। हुँ, उनका उद्देश्य वो नहीं था। अगर आप उस चीज़ को ठीक ठीक तरीके से समझते तो उनका उद्देश्य वो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं जो था, आप बिल्कुल। लोगों ने समझा, जो आप लोगों ने उसका उद्देश्य निकाला, वो नहीं था। हुँ, आप आपकी संस्कृति के हिसाब से तो चलिए। वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए तो एक छोटी-सा गलत कदम बड़ा हो परिणाम, जाता है। जी, वो क्या ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उनके कर लिए। सकते हैं। आजकल के जो छपरी टाइप लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि हाँ, हम तो खुले विचार के लोग हैं आजकल की डेट में। अरे आजकल की डेट में ये नहीं चलता है, आपकी सोच खराब है, आपकी नीयत खराब है, आपके संस्कार खराब है। हुँ, इसलिए उन चीज़ों को आप नहीं लेके आ सकते हैं बाहर, तो आप उसको आपने खुला नाम दे दिया, आज की डेट में सब चलता है। बिल्कुल। आपका संस्कार खराब है, आपका, मैं तो ये बोलूँगा आपका ब्लड ही खराब है। कह सकते हैं क्योंकि आज अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे देश का जो कल्चर है, जो बाहर के लोग हैं उसे अपना रहे हैं, कहीं न कहीं एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जैसे आपने हाँ, कहा। तो हमारा देश क्या है, हमारा जो नया यूथ है वो फ़ॉरेन की कल्चर को अपना रहा है और हमारा कल्चर फ़ॉरेन के लोग अपना रहे अपना रहे हैं, बिल्कुल अपना रहे हैं, हैं। यही हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल। हम देखते रहते हैं। अभी जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे अभी आपके गुड़गांव और साइबर सिटी इधर तरफ से मैं जब जा रहा था, जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे, हुँ, उस समय जब हम लोगों ने जो अपार्टमेंट की चीज़ों को फाइनलाइज किया था,
यहाँ के हमारे जो मित्र हैं उनके साथ में गया, उनके साथ साइबर सिटी में। तब मैंने वहाँ पे देखा कि यूथ तो बिल्कुल यूथ है यहाँ का, बहुत लेविस तरीके से या बहुत उस तरीके से चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो तो ऑन द हम कैमरा तो मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सबकी, और मैं किसी की पर्सनल उससे बोल भी नहीं रहा हूँ, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सब अपने अपने हिसाब से जीने का, और सबको संविधान में अधिकार है। बिल्कुल। अभी हम आप वापस आते हैं कि आप अपने आप को 10 साल में रियल एस्टेट में कहाँ देखते हैं? मैं, देखिए, ये चीज तो श्री कृष्ण के हाथ में है। मैं तो एक यहाँ आकर उनका मेहनती बालक हूँ। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ, निरंतर अपने प्रयास करते रहूँगा, अपने काम करते रहूँगा। जहाँ बिठाना है वो उनकी मर्जी है, या तो वो अपने चरणों में स्थान दे दें या फिर जो भी है वो सब वही है। तो मैं तो ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं कहाँ देखता हूँ, लेकिन उनकी कृपा से आज मुझे दिल्ली जैसे, गुड़गांव और नोएडा जैसी सिटी में कुछ प्रोजेक्ट करने का, यहाँ के कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है। तो क्या बात है, बहुत अच्छी ये मेरे बात। लिए ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैंने अप्रोच की। मैं बहुत दिन से लगा था, 2 साल से कंटिन्यूटी में मैं टचअप था। मतलब यहाँ दिल्ली कम से कम मैं 10 बार आया, बहुत सारा मैंने पैसा खर्च किया अपना। आखिरकार मुझे सफलता मिली। सफलता मिलने के बाद में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना बिल्डरों के साथ मिलके जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, जो हम यहाँ पे अभी 23 माले की जो मंजिल बना रहे हैं, तो ये मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जैसे शहर में जाके 23 मंजिल का एरिया बनाऊंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अभी हम एंड की तरफ है, हमारी जो नई जनरेशन है, नया यूथ है, उसे कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? भारती जी, आपने मुझे मैसेज, यूथ को मैसेज देने लायक समझा, ये मेरे लिए एक तो बहुत बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है। मैं उम्र के तकाजे पे नहीं जाता। अगर ज्ञान, अगर 4 साल के बच्चे से भी आपको मिल रहा है और आपकी उम्र अगर 60 साल है, तो ज्ञान का और उम्र का कोई लेना देना कोई नहीं लेना है। देना नहीं, बिल्कुल भी एक 4 नहीं। साल का बच्चा एक 60 साल के व्यक्ति को भी ज्ञान दे सकता है। ये नहीं कि वो 60 साल का तो, अरे मैं तेरी 4 साल वाले की बात सुनूंगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपने मुझे इस लायक समझा, तो मैं यूथ के लिए तो यही बोलना चाहूँगा कि आप बिजनेस करें या किसी भी प्रकार का स्टार्टअप स्टार्ट करें या किसी भी प्रकार का कोई भी काम स्टार्ट करें, तो आप अपनी लगन के साथ बराबर 100% दें, बराबर मेहनत करें, उस बिजनेस में अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें और ईमानदारी के साथ काम करते चले जाएं। एक दिन 100% आपको सक्सेस मिल जाएगा। एक दिन आप भी एंटरप्रेन्योर बन के एक बड़ा नाम बन सकते हो, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और मैं अपने आप को इतना नहीं बताना चाहता कि मैं एक सक्सेसफुल हूँ। अभी तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी भी बहुत लंबी है और मुझे बहुत लंबी तय करना है। अभी दिल्ली आया हूँ, हो सकता है एक दिन दुबई की यात्रा पे भी निकलूँ और वहाँ पे भी दुबई में भी जाके भारत माता की जय जयकार और श्री राम के नारे लगाऊं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और थैंक यू सो मच शुभम सर, काफी अच्छा लगा कि कह सकते धन्यवाद हैं आपका रियल बहुत एस्टेट बहुत। के साथ हमें आस्था का भी एक तड़का हमें मिला इस पॉडकास्ट के दौरान, और बहुत अच्छा लगा। आपका बताने का अंदाज बहुत अच्छा था और कहीं ना कहीं यूथ कनेक्ट भी कर पा रहा था। अब हमारा जो व्यूअर्स हैं, सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से देखा है। हो सकता है कुछ त्रुटि हमसे पॉडकास्ट के दौरान हुई, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए हमारे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, अगर किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ जानना है या आपसे कुछ होता है ना कि हम यहाँ भोपाल के ही लोग हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें कुछ प्रॉपर्टी चाहिए या फिर उससे इंटरेस्टेड कुछ जानना ही चाहते हैं कि रियल एस्टेट के बारे में जानना है, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझसे कनेक्ट होना बहुत आसान है। मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज है जो कि फेसबुक पे भी रन होता है। मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट भी चलता है, रियल एस्टेट टॉक विद शुभम पाटीदार कर वो मेरा पेज है। आप उस पे आके या तो मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग वहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी डला है, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे मैनेजर का भी नंबर वहाँ पे डला हुआ है,
तो जिस प्रकार से भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए या जो भी मुझसे जानकारी चाहिए, जैसे कि किसी भी प्रकार की इस पॉडकास्ट में मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बोली अपने दिल से बोली है। जी, बिल्कुल। तो आप मेरे सोशल नेटवर्किंग पे जो भी मेरे पेज है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट करके कनेक्ट हो सकते हैं, और आप जैसे ही कनेक्ट होंगे विदिन 2 दिन के अंदर मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा। क्या बात है! अगर सबसे बड़ी बात आती है कि आपके मन में पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारे विचार या मन में सवाल आए होंगे कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं भी स्टार्टअप कर सकता हूँ या फिर मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड मुझे ये सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि हम टॉपिक जनरल डिस्कस कर रहे थे और इस दौरान हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते कि भारती मैम ने ये नहीं पूछा, सर इसका भी आंसर दे सकते थे। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर-भर के कमेंट करिए, उसका आंसर डेफिनिटली सर की टीम ज़रूर देगी ही देगी और आपका हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आती है, जैसे सर ने कहा कि आप उन्हें सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा मत परेशान होइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें सर की पूरी डिटेल है और आप सर से जाके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पर इनकी इंस्टा आईडी शो हो रही है, आप जाइए, कनेक्ट करिए, अपने हर प्रश्न का जवाब आप उनसे ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।